बचपन से ही अपने रूथलेस और नो लिमिट एटीट्यूड के लिए जाना जाता है और इसी वजह से उसने पूरी जांग ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। उसे कभी इस बात का डर नहीं था कि उसकी फियांसे लिू रुयान के आसपास कोई टॉय बॉय घूमेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में हर कोई उसके नाम से काम पता है। पर भाई, शौक तो तब लगता है जब वो 6 महीने फॉरेन से पढ़ाई करके वापस आता है और देखता है कि लिू रुयान के ठीक बगल में एक नया नया सा लड़का बैठा हुआ है। हमारा हीरो बिना कुछ कहे सीधा सेक्रेटरी से बोलता है कि लिू रुयान और उसके लोगों के साथ एक डिनर फिक्स करो। वो मन ही मन सोचता है कि जो औरत मेरी बात नहीं मानती वो मुझे नहीं चाहिए, और जिसने मेरी औरत पर नज़र भी डाली उसका तो खेल खत्म। तभी सेक्रेटरी धीरे से आकर फुसफुसाती है, जांग सर, लियू मैडम की तरफ से 7 लोग आ चुके हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो गेस्ट लिस्ट में नहीं था। हीरो हैरान होकर पूछता है, कौन? सेक्रेटरी इशारा करते हुए बताती है, वही जो मादम की कार की फ्रंट सीट पर बैठकर आया है। यह सुनकर हीरो बस स्मर्क करता है, क्योंकि उसे तो पहले से ही शक था। फिर वो जैसे ही वीआईपी रूम में एंट्री मारता है, लंबी टेबल के दोनों तरफ बैठे सारे के सारे लोग डर के मारे झटके से खड़े हो जाते हैं। लू रुयान मेन सीट पर बैठी होती है और हीरो को देखकर पहले तो स्माइल करती है और फिर चुपचाप खिसक कर उसके लिए जगह बना देती है। अब जरा ध्यान से सुनना। उसके ठीक बगल में एक 22 साल का लड़का बैठा होता है, एकदम सलीके से तैयार। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया होता है, किसी की सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही होती है। लेकिन तभी वो ओवर स्मार्ट लड़का लिू रुयान के सामने रखा कप उठाता है, उसमें से पानी पीता है और एकदम क्यूट बनते हुए नखरे दिखाता है। लियू मैडम, आप आज भी कुछ नहीं खा रही? ऐसे थोड़ी चलेगा। हमारा हीरो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। अचानक उस लड़के को रियलाइज होता है कि कमरे का माहौल कुछ अजीब है। वो हीरो की तरफ देखता है, फिर बाकी डरे हुए लोगों को देखता है और लियू रुयान से बड़ी मासूमियत से पूछता है, अरे ये कौन है? इतनी लेट आए हैं और किसी को हेलो तक नहीं बोला। लियू मैडम, हमारी कंपनी के रूल्स कुछ ज़्यादा ही कैजुअल नहीं हैं, और जब कोई कुछ नहीं बोलता तो वो फिर से बड़ी ढिठाई से अपनी बात कहता है। भले ही आप बोर्ड मेंबर हों, लेकिन बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। आपने तो पूरे डिनर का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। भाई साहब, ये सुनकर तो लियू रुयान के असिस्टेंट का चेहरा ही पीला पड़ जाता है। वो डर के मारे उस लड़के का हाथ खींचती है और बोलती है, ली ज़ेफेंग, ये जांग जिहेंग सर हैं, हमारी लियू मैडम के फियांसे और पूरी जांग ग्रुप के असल मालिक। बाप रे! पूरे कमरे में एकदम शमशान जैसी शांति छा जाती है। ली ज़ेफेंग के हाथ में पकड़ा हुआ कप हवा में ही रुक जाता है और उसकी सारी क्यूट सी स्माइल पल भर में गायब हो जाती है। वो झेंपते हुए कप को वापस रखता है और इससे पहले कि लियू रुयान कुछ बोल पाती, वो खुद ही ओवर स्मार्ट बनते हुए कहता है, ओ, तो आप फियांसे हैं? फिर तो आपको और जल्दी आना चाहिए था ना। सब आपका ही वेट कर रहे थे। हीरो बिना कोई रिएक्शन दिए सीधा जाकर मेन सीट पर बैठ जाता है। वो अपनी तेज नज़रों से ल्यूरियन को घूरता है और एकदम ठंडे टोन में कहता है, ल्यूरियन, तुम्हारा ये नया इंटर्न देखता है। ल्यूरियन एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए हीरो से कहती है, वो अभी ना समझे, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। हीरो एकदम सधे हुए अंदाज में मेनू कार्ड पलटता है और कहता है, मैं कब से नासमझे लोगों की बातों को दिल पर लेने लगा। हाँ, बस एक काम करना, अपनी उस कार को स्क्रैप में भिजवा कर कोई नई कार ले लेना। ल्यूरुएन एकदम शॉक हो जाती है और पूछती है, क्यों? हीरो बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, जिस कार की फ्रंट सीट पर कोई और बैठ चुका हो वो मुझे नहीं चाहिए। तभी वो ली ज़ेफेंग साइड में कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन हीरो को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही वो सुनना चाहता है। हीरो जोर से मेनू कार्ड बंद करता है और सीधा लियू रुयान की आंखों में देखकर ऑर्डर देता है, और हाँ, ये जो तुम्हारे मिस्टर ली है। का रुयान का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझती है। पूरे कमरे के लोग राहत की सांस लेते हैं कि चलो, उनकी जान तो बची। हीरो अपनी कुर्सी से उठता है, ल्यूरुयान के कंधे पर थपकी देता है और वार्निंग देते हुए कहता है, ल्यूरुयान, बेहतर होगा तुम ये याद रखो कि आज तुम जिस मुकाम पर हो वो किसकी वजह से है। तभी ल्यूरियन पीछे से गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, जांग जिहेंग, क्या तुम्हें हर काम इतने रूथलेस तरीके से करना जरूरी है? हीरो दरवाज़ा खोलता है, बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है और वो स्मर करते हुए कहता है, लगता है तुम अभी तक मुझे ठीक से जान नहीं पाई हो। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। हीरो घर पहुंचकर सोफे पर आराम से रिलैक्स कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद ल्यूरुयान भी घर आ जा चिढ़ते हुए कहती है,
आज रात तुमने सच में बहुत ओवर रिएक्ट किया। ली ज़ेफेंग बस एक इंटर्न है, 22 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारा इतना बड़ा तमाशा करना ज़रूरी था? हीरो एकदम शांत आवाज में बोलता है, वो तो नासमझ है, पर क्या तुम भी नासमझ हो गई हो? हीरो धीरे से अपने पैर सोफे से नीचे रखता है और उसे घूरते हुए कहता है, लिू रुयान, क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? वो झुंझलाते हुए अपना कॉलर ठीक करती है और तेज आवाज में बोलती है, मुझे सब पता है, तुम्हारा कंट्रोल करने का ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बस एक इंटर्न मेरी कार में क्या बैठ गया, तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हीरो एकदम खतरनाक अंदाज में पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि बाहर वाले क्या सोचते हैं? यह सुनकर वो एकदम सुन्न पड़ जाती है। फिर वो सफाई देते हुए कहती है, कंपनी के बहुत सारे कामों के लिए मुझे हंसने लगता है और कहता है, हमारे इस वीआईपी एरिया में सारे बड़े बड़े प्राइवेट विलास हैं, यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। लियो रुयान, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये रास्ता आखिर जा कहाँ रहा था? यह सुनकर लियो रुयान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाती। बहुत देर बाद वो दबी हुई आवाज़ में कहती है, मैं कल उसे निकाल दूंगी, पर क्या तुम उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करने वाली बात वापस नहीं ले सकते? वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। हीरो एकदम कड़क आवाज में कहता है, मैंने जो फैसला ले लिया वो मैं बदलता नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ और बकवास करती, हीरो उसे बीच में ही रोककर उठता है और बेडरूम की तरफ जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें उसके लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो दरवाज़ा खुला है, जाकर उसे दिलासा दे सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो वापस कभी लौट कर मत आना। पीछे एकदम सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह जब हीरो उठता है तो वो देखता है कि सेंटर टेबल पर कार को स्क्रैप में देने की रसीद यूरुयन के ही सिग्नेचर होते हैं। हीरो उसे देखकर वापस रख देता है और सोचता है कि चलो, कम से कम वो मुझसे पंगा लेने की बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही। तभी सेक्रेटरी का एक वॉइस मैसेज आता है, जंग सर, ली जेफेंग की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। लियू मैडम ने खुद साइन किए हैं। लेकिन सर, वो जाते जाते रिसेप्शन पर आधा घंटा बैठकर रोया और बोला कि एक दिन जांग जीहिंग पछताएगा। हीरो बस 2 शब्द टाइप करके भेजता है, नोटेड। क्योंकि भाई ऐसी धमकियां उसने बहुत सुनी हैं और आज तक कोई उसे पछताने पर मजबूर नहीं कर पाया। हीरो कहता है, मैं किसी को पूरी तरह बर्बाद करने का शौक नहीं रखता, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है, जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है मैं उसे ऐसा सबक सिखाता हूँ कि पछतावा भी उससे पनाह मांगे। लंच के टाइम पर लियो रुयान का मैसेज आता है, कार बदल दी है और वो इंसान भी जा चुका है। अब तो तुम खुश हो? हीरो बड़े आराम से रिप्लाई करता है, तुम्हारे आगे के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मामला यहीं खत्म हो गया। लेकिन एक महीने बाद हीरो को कुछ गड़बड़ फील होने लगती है। लियू रुयान आजकल कुछ ज़्यादा ही शांत रहने लगी है, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। रात को जब हीरो बेड पर लेटा हुआ लियू रुयान के पिछले 6 महीने के प्रोजेक्ट्स चेक कर रहा होता है, तो उसकी नज़र एक अनजान सप्लायर कंपनी के नाम पर पड़ती है। वो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेता है और अपनी सेक्रेटरी को भेजकर पूछता है। ये 3 मिनट बाद सेक्रेटरी का एक बहुत लंबा मैसेज आता है, लेकिन हीरो का ध्यान सिर्फ एक लाइन पर जाता है, जांग सर, मैं और डिटेल्स निकाल रही हूँ, पर इस कंपनी के ओनर की इन्फॉर्मेशन कुछ अजीब लग रही है। हीरो बहुत देर तक उस कंपनी के नाम को घूरता रहता है और फिर फ़ोन को तकिए के पास पटक देता है। सोने से पहले वो लियू रुयान को टेक्स्ट करता है, कल सुबह साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। रिप्लाई तुरंत आता है, ओके। हीरो अपना फ़ोन बंद करता है और आंखें मूंद कर बड़बड़ाता है, ओके, बेहतर होगा कि सच में सब ओके ही निकले। अगले दिन सेक्रेटरी आकर रिपोर्ट देती है, सर, ल्यू मादम आजकल एक नई कंपनी के काफ़ी क्लोज है। प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हफ्ते में कम से कम 4 बार उनके साथ मीटिंग करती है। सेक्रेटरी अपना टैबलेट हीरो की तरफ बढ़ाती है, जिसमें ल्यू रुयान का पूरे महीने का स्केड्यूल होता है। हीरो टैबलेट लेते हुए कहता है, हम आगे बोलो। सेक्रेटरी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, सर, एक और बात है, ली ज़ेफेंग को नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने इसी कंपनी को ज्वाइन किया है और उसकी पोस्ट है असिस्टेंट टू द बिजनेस डायरेक्टर। यह सुनते ही हीरो के हाथ रुक जाते हैं। भाई, एक फ्रेश ग्रेजुएट इंटर्न जिसे पूरी इंडस्ट्री ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, वो रातों रात बिजनेस डायरेक्टर का असिस्टेंट कैसे बन सकता है? सेक्रेटरी आगे बताती है, सर, वो कंपनी हमारी कॉर लिस्ट में नहीं है। वो एक सेकंड ईयर सप्लायर है
इसलिए हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हीरो टैबलेट नीचे रखता है और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ जाता है। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस। सेक्रेटरी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। करीब 2 मिनट बाद हीरो पूछता है, उस कंपनी के साथ हमारे करंटली कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? सेक्रेटरी जवाब देती है, 3 सर, 2 पुराने हैं और एक अभी अभी साइन हुआ है। हीरो एकदम कोल्डली कहता है, तीनों को तुरंत कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी हैरान होकर कहती है, सर, सारे? लेकिन एक प्रोजेक्ट का हम एडवांस पेमेंट भी दे चुके हैं। हीरो बिना पलक झपकाए बोलता है, एडवांस पेमेंट को भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेनल्टी क्लॉज हमारे फेवर में। और सुनो, हीरो अपना फोन उठाता है और कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करते हुए कहता है, इस कंपनी के साथ काम करने वाले जितने भी सप्लायर्स हैं उन सब की लिस्ट निकालो। तुम खुद उन सबको कॉल करोगी और कहोगी कि जो भी कंपनी जैंग ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहती है उसे उस कंपनी के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। सेक्रेटरी घबराते हुए बोलती है, लेकिन सर, क्या यह कदम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? हीरो अपना टैबलेट टेबल पर पटक कर कहता है, यह कोई बड़ा कदम नहीं है। अगर मैंने किसी इंसान को इंडस्ट्री से गायब करने का फैसला किया है तो मैं उसे भेष बदलकर वापस उड़ने नहीं दूंगा। जिस किसी ने भी उसे ये सीढ़ी दी है, मैं वो सीढ़ी ही तोड़ दूंगा। और अगर सीढ़ी नहीं टूटी तो मैं सीढ़ी के साथ साथ उसे बनाने वाले को भी दफना दूंगा। सेक्रेटरी एक गहरी सांस लेती है और सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। पूरी दोपहर सेक्रेटरी सिर्फ कॉल्स करती रहती है। शाम को वो आकर रिपोर्ट देती है, सर, इंडस्ट्री में किसी एक इंसान की भी हिम्मत नहीं हो। रात को जब ल्यूरियान घर लौटती है तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है। उसका फ़ोन लगातार बज रहा होता है। वो परेशान होकर कॉल काटती है, फिर उठाती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता चल गया है, तुम पैनिक मत करो। हीरो डाइनिंग टेबल पर आराम से खाना खा रहा होता है। वो फ़ोन काटकर सीधा हीरो की तरफ देखती है और गुस्से में पूछती है, ये सब तुमने किया है? हीरो बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है, हाँ। वो चिल्लाती है, क्या तुम्हें पता है कि उस प्रोजेक्ट के रुकने से हमारी कंपनी का भी नुकसान होगा? हीरो कहता है, हाँ, पता है। वो बौखला कर पूछती है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों? हीरो अपने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखता है और उसे घूरते हुए कहता है, ल्यूरियान, मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़के को निकालो और कार कबाड़ में डालो, तुमने किया। लेकिन फिर पीछे से तुमने ही उसे एक नई जॉब दिला दी, और वो भी हमारी कंपनी के बिजनेस का बहाना देकर। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है लेकिन चुप रह जाती है। हीरो अपनी जगह से उठता है और उसके एकदम करीब जाकर कहता है, तुम मुझे क्रूर समझ सकती हो, कंट्रोल फ्रीक समझ सकती हो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं समझ सकती। ये मेरी। वो अपनी नजरें चुराती है और रोंदे हुए गले से कहती है, जांग जी हेंग, क्या तुम किसी को जीने का एक मौका नहीं दे सकते? हीरो जोर से हंसता है और पूछता है, किसी को? ये किसी कौन है? इससे पहले कि वो कोई जवाब दे, हीरो मुड़कर सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। दरवाजा बंद करने से ठीक पहले वो पलटकर कहता है, लिऊ रुयान, अगर आज के बाद तुमने उस लड़के की तरफदारी में एक लफ्ज भी बोला तो अगली बार मेरा जवाब इतना सीधा नहीं होगा। भाई, ये पूरी खबर लिऊ फैमिली की दादी ओल्ड मैडम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। उसी दोपहर जब हीरो एक मीटिंग में होता है तो सेक्रेटरी भागते हुए आती है और उसके कान में फुसफुसाती है, सर, लियो फैमिली की ओल्ड मैडम को सब पता चल गया है। वो बहुत भड़की हुई है और उन्होंने लियू रुयान को घर में नज़रबंद हाउस अरेस्ट कर दिया है ताकि वो अपनी गलती सुधारे। हीरो के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता और वो चुपचाप अपनी मीटिंग कंटिन्यू करता है। मीटिंग के बाद सेक्रेटरी फिर आती है। सेक्रेटरी आगे बताती है, सर, लियू मैडम के पापा ने खुद लियू फैमिली की तरफ से उस लड़के ली जेफेंग के खिलाफ इंडस्ट्री बैन इश्यू कर दिया है और उसे तुरंत नौकरी से निकलवा दिया। इस बार लियू फैमिली ने खुद एक्शन लिया है जो कि हमारे तरीके से भी ज़्यादा खतरनाक है। हीरो बस सिर हिलाता है। उसे लियू फैमिली के एक्शन से कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन उसे चिंता इस बात की होती है कि अब लियू रोयान क्या करेगी। और वही हुआ जिसका डर था। रात के 10 बजे लियू रोयान वापस लौटती है। वो इतनी जोर से दरवाज़ा खोलती है कि दरवाज़ा सीधे दीवार पर जाकर धड़ाम से टकराता है। जांग जिहेंग, वो चिल्लाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं और आंखें रो रो कर एकदम लाल हो चुकी होती है। हीरो को पता था कि वो आज रात तमाशा जरूर करेगी, लेकिन उसकी यह हालत देखकर हीरो को सच में बहुत निराशा होती है। वो पास आकर चीखती है, क्या तुमने जाकर मेरी दादी से शिकायत की है? हीरो उसकी तरफ देखे बिना ही शांत आवाज में बोलता, पूरी ताकत लगाकर खुद को हीरो पर हाथ उठाने से रोक रही होती है। वो चिल्लाकर कहती है, मेरी दादी मुझे कमरे में बंद करना चाहती है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना ये देखकर।
हीरो एकदम कोल्डली जवाब देता है, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। ये सुनते ही वो पागल सी हो जाती है और जोर से सोफे पर हाथ मारते हुए चीखती है, जांग जिहेंग, आखिर तुम चाहते क्या हो? एक इंटर्न के लिए इतना तमाशा। तुमने उसे नौकरी से निकाला, अपनी सारी कंपनी से बान करवाया, और अब मेरे पापा भी तुम्हारे सपोर्ट में आ गए। वो सिर्फ 22 साल का लड़का है, क्या वो तुम्हारी नज़रों में इतना खटकता है कि तुम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? हीरो अपना चाय का कप आराम से टेबल पर रखता है और धीरे से खड़ा होता है। बर्दाश्त नहीं कर सकता? वो एक खौफनाक स्माइल के साथ कहता है, लियो रुयान, तुम्हारी पूरी लियो फैमिली साल भर में जितना पैसा कमाती है ना, मेरी जांग ग्रुप एक क्वार्टर में उससे ज्यादा कमा लेती है। हीरो के इस ऑरा के सामने उसका सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है।